क्या नुकात ऐसे हैं मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं जिस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो वहां पे मूड था जब जा रहे थे जेडी वेंस और जब ईरानियन वफ़द जो है वो संडे दोपहर को वापस गया, तो मैंने अपने सोर्स से पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल हमें लगता है, हमारा तजुर्बा ये बताता है, जो हमने देखा है माहौल ये बताता है कि डिस्कशन इस किस्म की हुई है कि वो दोबारा पलट के आपस में बैठना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक मुस्बत बात है कि शायद टॉक्स नतीजा खेज नहीं हुई, अग्रीमेंट नहीं हुआ, बट वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे दोबारा बैठ के बात करें। इसमें एक कंसर्न पाकिस्तान का या किसी भी मीडिएटर का हो सकता है, आई एम श्योर दोनों फरीकैन का भी था, कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान ये चाहता था कि ये सारे जो टॉक्स है ना, ये उसी दिन कंक्लूड कर जाए, यानी कि संडे मॉर्निंग तक कंक्लूड कर जाए। क्योंकि होता ही है बाज़ दफ़ा कि आपने चंद नुकात पे अग्री कर लिया है, लेकिन जब आप फिर अपने मुल्क वापस जाते हैं, अपनी लीडरशिप से आप डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोबारा उस पर बैक एंड फोर्थ हो सकता है। या इससे ज़्यादा खतरा ये होता है कि जो डिट्रैक्टर्स हैं वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकते हैं। आपको पता है कई ममालिक, इसराइल समेत ऐसे हैं, इंडिया भी है, जो कि ज़्यादा खुश नहीं है इस किस्म के सीज़ फायर से, या वो इस बात से खुश नहीं है कि पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, या इस बात से खुश नहीं है कि ईरान को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर इस खत्ते में कैसे रहने दिया जा सकता है। तो वो ममालिक जो है ना, वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जब आपकी एक बैठक है, चाहे वो जितनी भी तवील हो, लेकिन उसमें आप मामलात को कंक्लूड कर लें, कोई पेपर पे दस्तखत हो जाए, तो वो आइडियल सिनेरियो रहता है। लेकिन वो तो ऑब्वियसली हुआ नहीं, कोई प्रॉडर फ्रेमवर्क भी नहीं बनाए, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस मरतबा, इस दौरान सब एक तहम्मुल का मुजाहरा करें, पेशेंस का मुजाहरा करें, और जो डिट्रैक्टर्स हैं उनको कामयाब होने से रोकें। अच्छा, अब मैं ज़रा उन नुकात की बात करता हूँ कि कौन से पॉइंटर्स हैं जिस पर बात नहीं हो सकी, लेकिन कुछ चीज़ें तो आप मीडिया में देख चुके हैं, उसकी तफसील मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि अंदर डिस्कशन हुई क्या है। देखिए, 3 बुनियादी नुकते हैं जिस पर इख्तलाफ जो है वो कायम है। एक ये कि जो फ्रीज़ एसेट्स हैं, जो कि ईरान ने प्री कंडीशन भी लगाई थी कि हमारे जो फ्रीज़ एसेट्स हैं वो जो है आप उसको मुंजमद ना रखें, अनफ्रीज़ करें। और इस पर एक ख़बर ये भी आई थी जब मुज़ाकरात शुरू हुए, रॉयटर्स ने कहा कि इरानियन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने अग्री कर लिया है कि कतर में आपके $6 बिलियन के असासे हैं, उनको हम अनफ्रीज़ करते हैं। लेकिन बाद में वाइट हाउस की तरफ से इसकी तरदीद आ गई थी। बहरहाल ये कहा जाता है कि $27 बिलियन हैं ईरान के, जो उन्होंने तेल बेचा मुख्तलिफ ममालिक को, जिसमें फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं, कुछ और कंट्रीज़ हैं, उनसे वो पेमेंट ईरान को होनी है $27 बिलियन की। तो वो ईरान चाहता है कि उसको आप अनफ्रीज़ करें ताकि रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू हो। इस नुक्ते पर हमारे ज़रा ये बताते हैं कि आगे चल के अमेरिका अग्री कर जाएगा, यानी अभी अग्री कर गया है, सिर्फ टाइम फ्रेम का है कि कब वो रिलीज़ करने। ऑब्वियसली अमेरिका की कुछ शराइत होंगी कि पहले आप ये करें फिर हम अनफ्रीज़ करेंगे, लेकिन एक प्रिंसिपल इस पर एक एग्रीमेंट ये इस तरह का है कि ईरान के जो पैसे हैं मुंजमद, उनको अनफ्रीज़ कर दिया जाएगा। दूसरा जो एक बड़ा नुकता था, जो 2 बड़े नुकते हैं, वो है अमेरिका ये चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना हासिल कर सके। अब इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है, मतलब आप अगर 1980 लेट 80s से बयान उठा के देखें, 90s के देखें, 2000 में देखें, नेतन्याहू बार बार ये बयान दे चुका है कि कभी कहते हैं 2 साल है, कभी कहते हैं 6 महीने, कभी कहते हैं 2 दिन में, 2 महीने में, 2 हफ्ते में ईरान जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल हासिल कर लेगा, लेकिन ये अब तक हुआ नहीं है। इनफैक्ट मजाक खेज़ बात यह है कि जून 2025 की जो जंग थी, जब इसराइल ने हमला किया, बाद में अमरीकी B-2 बॉम्बर आए, उन्होंने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है ईरान की, उस पर हमला किया और आकर फिर कहा कि देखें हमने मुकम्मल तौर पे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दिया, वो तो इतना पीछे चले गए, पता नहीं वो 5-10 साल तक तो न्यूक्लियर बना ही नहीं सकेंगे। इस मरतबा भी जो जंग हुई है उसमें भी बार बार ये कहते हैं कि हमने ईरान को इतने साल पीछे भेज दिया, स्टोन एज में भेज दिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन तो बना ही नहीं सकेंगे, लेकिन फिर भी डिमांड ये है कि न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। उसकी वजह यह है कि ईरान के पास अभी भी इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, और इन मीटिंग्स में ख़ास तौर पे इस बात पर डिस्कशन हुई कि ईरान उस इनरिच्ड यूरेनियम को ख़त्म कर दे, किसी दूसरे मुल्क को दे दे या बेच भी दे। इवन ये भी बात की गई अमेरिका की तरफ से, एक प्रपोजल ये भी था, आप इसको बेच दें ओपन मार्केट में, या आप इसको ख़त्म कर दें, या आप इसको हैंड ओवर कर दें, लेकिन ये आप अपने पास नहीं रख सकते। ये नुक्ता डेडलॉक वाला नुक्ता था। ईरान इस पर नहीं माना। ईरान ने कहा हम ये अपनी इनरिच्ड यूरेनियम नहीं देंगे। और ऑब्वियसली एक हद तक आप यूरेनियम को इनरिच करते हैं ताकि आप उसको सिविल फैसिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें, लेकिन अगर हाईली इनरिच्ड यूरेनियम होगा, मैं कोई ऑब्वियसली साइंसदान तो नहीं हूँ, लेकिन जितना हमें समझ आता है वो यही है कि अगर हाईली इनरिच्ड होगा तो उससे आप न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं, जो इसराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान ना बनाए। बल्कि इस खित्ते के कई ममालिक ऑब्वियसली चाहेंगे, जो खलीजी ममालिक है वो भी चाहेंगे कि ईरान इतना ताकतवर ना हो कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए। तो इस पर ईरान ने जो है वो बात नहीं मानी। अब यहाँ पर एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये
कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो टॉप क़यादत है ईरान की, वो ये कह चुकी है कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते। ओबामा एकॉर्ड जो था उनके साथ, उसमें भी यही तय किया गया था कि मॉनिटरिंग होगी कि जो यूरेनियम है उसकी इनरिचमेंट ईरान कितनी करता है, उसमें बाकायदा वॉच डॉग्स को बिठाया गया था। तो अब अगर ये एक स्टेटेड पोजीशन है ईरान की कि हमने इनरिच्ड यूरेनियम नहीं बनाना है, तो फिर वो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? शायद इसकी वजह ये हो कि वो उसको एक लेवरेज के तौर पर रखना चाहते हो, यानी कि अब उनको पता है कि कभी भी इसराइल अमेरिका हम पे धमाका कर सकता है, तो फिर हम क्यों अपना गिव अप करें ये सब कुछ, हमें कुछ ना कुछ कार्ड्स अपने हाथ में रखने पड़ेंगे। ये इसकी एक ऑब्वियस वजह नज़र आती है। लेकिन क्या ये नुक्ता इतना अहम है कि इसको लेवरेज पे इस्तेमाल करने के बजाय वो इस पूरे मुज़ाकरात या पूरी जो डील है उसको ख़राब कर सके? ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इस पर ईरान के अंदर बड़ी ज़्यादा डिस्कशन होगी कि अगर हमें न्यूक्लियर बनाना ही नहीं है तो हम इनरिच्ड यूरेनियम क्यों अपने पास रख रहे हैं? क्या लेवरेज के लिए रख रहे हैं? और इस लेवरेज से क्या हमें मुकम्मल तौर पे जो भी एक डील हो सकती है अमेरिका के साथ, क्या वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी? तो इस पर उन्होंने गौर करना है। और ये जो बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी अहम है। ये दौरान डिस्कशन सामने आई कि पाकिस्तान भी इस न्यूक्लियर जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, ये यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम, उसको गार्ड कर सकता है, यानी कि वो महफूज रखे और पाकिस्तान उसका एक तरीके से कस्टोडियन बन जाए या उसकी मॉनिटरिंग करता रहे। इस किस्म का प्रपोजल भी ज़ेरे बहस आया, बट इस पर ऑब्वियसली इत्तफाक तो नहीं हो सका। इत्तफाक हो जाता तो शायद दोनों फरीकों की तरफ से अगर इत्तफाक हो जाता, फरीकैन की तरफ से, तो फिर शायद ये मामला रहता ही नहीं, ये तो सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन ये बात ज़ेरे बहस ज़रूर आई है मीटिंग में, इंपॉर्टेंट बात है बड़ी, लेकिन इस पर इत्तफाक नहीं हो सका। किसकी तरफ से पिच की गई ये मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से ना ही बताई जाएं तो बेहतर है, लेकिन इस पर ज़रूर बात हुई। दूसरा जो है, यानी पाकिस्तान एक न्यूट्रल किरदार अदा करे इस सारे मामले को लेकर। दूसरा एक और जो मसला है वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखें, जब ये जंग का आगाज़ हुआ तो अमेरिका की बहुत सारी डिमांड्स हो सकती हैं। हम आपका बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, हमें न्यूक्लियर वेपन वाला ईरान नहीं चाहिए, ये सारी उनके डिमांड्स में था और ये सारी डिस्कशन होती रहती थी जब भी मुज़ाकरात ईरान के साथ हुए। अब जब जंग स्टार्ट हुई और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करके एक वाइल्ड कार्ड या एक लेवरेज मिल गया ईरान को, तो अब ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी इन टॉक्स का बुनियादी हिस्सा बन चुका है। और अगर अमेरिका इस जंग से बिल्कुल ही निकल जाता है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास छोड़ के, तो लोग तो थू कहेंगे, वो कहेंगे जीत कहाँ की है भाई? आपकी इस जंग के आगाज़ से पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो एक ओपन वाटर्स थे, वहाँ से आते थे, वेसल्स गुजरते थे, कोई नहीं रोकता था। आपने ये जंग मुसल्लत की, ना आप रिजीम चेंज कर सके, बल्कि आपने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान को दे दिया है। और ये सिर्फ मसला इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए सिम्बॉलिकली नहीं है, ये खलीजी ममालिक के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कहेंगे भाई आप हमारा दिफा करते हो, हम आप में आपके आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड यू से कि वी विल डिफेंड यू। ये कैसा डिफेंस है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जहाँ से हमारा ऑयल जाता है, जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल जाता है, वो आपने ईरान को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ईरान को भी ये पता है कि फौरी तौर पर वो यहाँ से अगर अपने आप को ईज आउट कर दें या हुर्मुज़ को खोल दें, तो फिर ऑब्वियसली उनके पास वो लेवरेज नहीं रहेगा। और वो ये भी समझते हैं कि यहाँ से अब वो एक कमा सकते हैं और इसको हमेशा के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे इस पे डिस्कशन हुई और इस पे भी ऑब्वियसली कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। अमेरिका ने इस पे बात से इनकार कर दिया कि ईरान इसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पे भी बहस हुई, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट आए और पाकिस्तान के एक न्यूट्रल किरदार के हवाले से बात आई कि क्या पाकिस्तान जो है वो इसकी नेविगेशन को, शिप्स की नेविगेशन को यहाँ पे रेगुलेट कर सकता है, यानी कि कंट्रोल एक तरीके से आर्जी तौर पे पाकिस्तान के पास आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा फरीक है जिसका एतमाद खलीजी ममालिक में भी है, अमेरिका में भी है और ईरान में भी है। बहरहाल इस पर भी ऑब्वियसली इत्तेफाक नहीं हुआ, वरना ये सॉर्ट आउट हो जाता।